एक बाग में 15,625 सेब के पौधों को इस प्रकार लगाने हैं कि प्रत्येक कतार में उतने की उतने ही पौधे हैं जितनी कतारों की संख्या है। प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं? तो कतार का संख्या और एक कतार में पौधों की संख्या दोनों बराबर है। तो मान लेते हैं कतार की संख्या x और एक कतार में पौधों की संख्या वो भी x। तो जितने कतार है उतने पौधे, कतार का संख्या और पौधा का संख्या गुना करेंगे तो टोटल पौधा का संख्या निकल जाएगा। x गुना x बराबर 15,625। ये एक्स स्क्वायर हो गया 15,625 और यहाँ से x बराबर स्क्वायर रूट 15,625। यहाँ प्लस माइनस लिखने का चलन है, मतलब लिखा जाता है, तो हमने भी यहाँ लिख दिया। अब ये 15,625 का स्क्वायर रूट ये क्या होगा? वर्गमूल 125 होगा वर्गमूल। आप वर्गमूल निकाल लीजिए, कैलकुलेट करके निकल जाएगा। हम यहाँ कर देते हैं 15 6 2 5 2 2 1, इस तरह से 1 1 1, यहाँ से 2, ये 56 क्या लग जाएगा? 1 2 3 3 नहीं लगेगा, 2 लगेगा। 22 दूना 44, ये 56 में गया 2 और ये 12 और ये 25 आ जाएगा 1225। यहाँ अब तक क्या आ चुका है? 2 आ चुका है, ये 2 2 4 हो गया, 2 24। अब 5 लगा के देख लेते हैं। 5 5 25, 5 को 20, 2 22, 5 दूना 10, 2 12 हो गया, ये कैंसिल 125। तो वर्गमूल 125 आ गया। अब तो x बराबर जो होगा वो 125 प्लस वाला होगा, माइनस वाला नहीं होगा, क्योंकि जो पौधे की संख्या है वो माइनस में नहीं होना है, उसको प्लस में होना है। तो 125 इसका आंसर हो गया। तो ये इसका जो टेक्निक कुछ ऐसा है कि ये जैसे पहला कतार, एक कतार है एक पौधा, अगर 2 कतार है ये और ये 2 कतार हुआ तो दोनों में 2 पौधा, इसमें 2 पौधा, इसमें भी 2 पौधा। अगर 3 कतार है तो 3 पौधा, अगर 4 कतार है तो 4 पौधा, अगर 5 कतार है तो 5 पौधा, है ना? जितना कतार उतना पौधा, बस इतना बात करना है। और इस चीज से जो बन रहा है जो वर्ग बन रहा है, तो इसी वर्ग में कितना कतार है या कितना पौधा है एक कतार में, तो यहां से इस तरह से कैलकुलेट हो रहा है ये। अब ये सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? यहाँ नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 3 7 8 ये जो 4 अंक है, ये चारों में से कोई भी एक अंक, कोई भी अंक किसी भी वर्ग संख्या के इकाई में, इकाई के स्थान पर नहीं आ सकता है। अब इन दोनों में इकाई के स्थान पर 2 और 3 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 इकाई के स्थान पर हो नहीं सकता है। इस सब के अतिरिक्त बाकी जो जितने 6 अंक है वो सारे के सारे इकाई का स्थान के स्थान पर आ सकता है। तो अब यहां देखते हैं, अच्छा इन दोनों में कौन है और कौन नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटा संख्या है, छोटा संख्या है तो वर्गमूल निकालना, भाग विधि से वर्गमूल निकालना आसान होगा। इसका निकाल लेते हैं। अगर ये वर्ग संख्या हो गया तो यही आंसर होगा, और अगर ये वर्ग संख्या नहीं हुआ तो इसको आंसर फिर हो जाना होगा। इस 4 में से एक ऑप्शन तो आंसर है, और ये पहले ये 2 ऑप्शन पहले ही आंसर नहीं हो सकता है, ये दोनों वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका देख लेते हैं, 44 2 0 0 9, यहाँ इस तरह से इसमें जोड़ा लग रहा है, इसमें कितना से लग जाएगा? 6 से, 6 6 का 36, 8 2 0 6 6 12, ये 820, 7 7 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, फिर 6 6 का 36, 6 9 12 3 15, 1 1 6 6 1 7, ये 4, ये 7 7 7 नहीं 6 होगा, यहाँ 64 बनेगा ये, हाँ 64, ये इधर कट जाएगा और ये बचेगा 132, इधर ये 09 आएगा, 09 तो ये 1300 समथिंग है, 5 लगाएंगे तो 6500 समथिंग हो जाएगा, 6500 तो यहाँ नहीं, यहाँ 6400 है, तो 4 लगाना होगा, और 4 जब लगेंगे तो 4 चौक 16, यहीं से ये दिख रहा है कि ये पूरी तरह से भाग लगने वाला नहीं है, ये अंततः
664 कुछ कुछ होना है, मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है। और ये जब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये अपना आंसर हो गया। आप इसको चेक कर लीजिए कि वाकई में ये पूर्ण वर्ग संख्या है। वर्गमूल निकाल करके, वर्गमूल निकालने के लिए वही भाग विधि काम आएगा, कोई और तरीका नहीं है वर्गमूल निकालने का, अन्यथा कि आपको याद हो। ये सवाल है निम्नलिखित में से, अच्छा अभी हम बोल गए थे कि कोई और तरीका नहीं है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं हाँ तरीका तो है, बिल्कुल तरीका, कैसे तरीका का अभाव नहीं होता है मैथमेटिक्स में। तो क्या करें, अगर आपके पास तरीका है तो आप इस्तेमाल कीजिए, हम मना नहीं करेंगे, बस तरीका होना चाहिए, मैथमेटिकल तरीका होना चाहिए, बस इतना बोलेंगे। अब ये सवाल, निम्नलिखित में से में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? एक बस में प्रत्येक यात्री ने उतना ही चंदा दिया जितना कि बस में यात्रियों की संख्या थी। जितने की बस में यात्रियों की संख्या थी। बस में चालक ने 39 रुपए दिया, जिससे कुल मिलाकर चंदा की राशि 1000 रुपए हो गई। तो बस में यात्रियों की संख्या कितनी थी? यात्रियों की संख्या कितनी थी? अच्छा, यहां पर बस में चालक के अतिरिक्त एक कंडक्टर भी होता है, तो उसका जिक्र नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो कंडक्टर को इस यहाँ पर इस क्वेश्चन में नेग्लेक्ट करके चल रहा है, क्योंकि दो तरह का बात है, यात्री और बस चालक। चालक दे रहा है 39 रुपया, तो चालक अगर 39 रुपये दे रहा है तो बाकी कितना बच रहा है? 1000 माइनस 39, 1000 माइनस 39 हो गया 961। तो ये 961 रुपये सभी जो यात्री है वो दे रहा है। और यात्री, एक यात्री कितना रुपए दे रहा है? तो जितना बस में यात्रियों की संख्या है, तो मान लेते हैं यात्रियों की संख्या x है और एक यात्री x रुपए दे रहा है, तो टोटल x गुना x मतलब x स्क्वायर रुपए जमा होगा। और ये x स्क्वायर कितना है? 961 है। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, है ना? ये तरीका होता है ना, यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कर देने का, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 961। अब यहाँ प्लस माइनस जैसे हम पिछली बार लिख गए थे, यहाँ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यात्रियों की संख्या माइनस में तो होना नहीं है, वो तो प्लस में होना है। अब ये 961 का वर्गमूल होता है कितना है? तो वो 31 होता है, तो इसका आंसर हो गया 31। ये सवाल है, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 5, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो एक घंटे में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? तो शुरुआत हुआ है पहली बार यहां पर सारे एक साथ बजने से, और अब तो सब कुछ सेकंड में बात हो रहा है। इस सब का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो ये वो सबसे छोटी समय में निकल के आएगी, जहां पर सब एक बार फिर से दूसरी बार एक साथ बजेगा, और फिर उसका उस एलसीएम का जितना गुणज होगा उस सारे गुणज पर एक साथ बजना शुरू बजेगा घंटी। तो देख लेते हैं एलसीएम कितना आ रहा है। तो अब यहाँ तो इतना सारा संख्या है, तो इसको इस विधि से भी एलसीएम लिखा जा सकता है, ऐसे करके जो किया जाता है। अन्यथा हम एक दूसरे टेक्निक पर पीछे कुछ क्वेश्चन में हमने बात किया था, उसी का इस्तेमाल करते हैं। 2 है, 2 का सबसे बड़ा पावर कहाँ मौजूद है? यहाँ पर है, तो 2 पर पावर 3, 3 कहीं है? यहाँ पर 3 है, और 3 का यही सबसे बड़ा पावर मौजूद है यहाँ पर, इससे बड़ा कोई पावर यहाँ इसमें नहीं है। 3 के बाद 5, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसको भूल जाएंगे, क्योंकि 4 ऐसे भी इसी में आ चुका है, इसमें यहाँ 4 आ चुका है। अब है 5, और 5 का सबसे बड़ा पावर यहाँ पर भी 5, एक है और कोई नहीं है, तो हो गया। इसके बाद कोई और अभाज्य संख्या है इसमें? कहीं कहीं नहीं है, तो बस यही हो गया। 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5, ये आपका एलसीएम हो गया, लघुत्तम समापवर्त्य। तो 8 3 24 5 120, तो 120 सेकेंड के अंतराल पर ये घंटियां बजती रहेगी। टोटल कितना समय है? 1 घंटा। 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 60 गुना 60 सेकेंड, मतलब 3600 सेकेंड। अब ये 3600 सेकेंड और 120 सेकेंड में एक बार बज रहा है, तो ये 6 दूनी 12, 30 दूना 60, तो टोटल 30 बार वो एक साथ बजेगी। तो आंसर क्या होगा? 30। यहां पर थोड़ा सा इसमें एक
देखने वाली बात होगी। जो पहली बार घंटी यहाँ बजा है तो पहली बार एक साथ बजा, अब 120 सेकेंड पर, फिर अगले 120 सेकेंड पर मतलब 240 सेकेंड पर, फिर अगले 120 मतलब 360 सेकेंड पर, और इस तरह से जाते जाते ये 36वां सेकेंड जब होगा तो वहां भी एक साथ बजेगी, क्योंकि जो 36वां ये भी 120 का गुणज है। तो ये जो अब भाग देकर कितना बना है 120 31, ये 30 तो यहां से इन सबको गिनती करके इन पर 130 हो जाएगा। तो एक ये एक्स्ट्रा बच रहा है जो शुरुआत में एक साथ ही बजी थी, तो एक एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है यहाँ पर। इसको आप किसी और तरीके से भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, विजुअलाइजेशन और भी विजुअलाइजेशन अवेलेबल होगा। और अगर आप कहना चाहे तो कमेंट में कुछ और लिखिए, अगर कुछ और आप कहना चाहते हैं तो इसका आंसर 31 हो जाएगा। अब ये सवाल है, एक बागवान अपने बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है। यदि वृक्ष 35 या 14 या 21 की पंक्तियों में लगाने पर तथा पंक्तियों में वृक्षों की संख्या समान हो तो कोई वृक्ष नहीं बचता है। कम से कम कितने वृक्ष लगाए जाते हैं? मतलब वो कि अगर एक पंक्ति में 35 वृक्ष रखे या 14 रखे या 21 रखे तो इस स्थिति में सभी पंक्तियों में बराबर बराबर वृक्ष रख के सारे वृक्ष का इस्तेमाल किया जा सकेगा, कोई बचेगा नहीं। ये कुल मिलाकर कहना चाहता है। मतलब कि जो संख्या है वृक्ष का उसमें इससे भी भाग लगने चाहिए, इससे भी भाग लगने चाहिए, इससे भी भाग लगने चाहिए, तभी तो इस पंक्ति में बांटने पर या इसमें बांटने पर या इसमें बांटने पर बराबर बराबर बंट जाएगा। बराबर बराबर भाग लगने का ये मतलब है। और वो सबसे छोटी संख्या जिसमें इन तीनों से भाग लगे तो वो संख्या इन तीनों का एलसीएम होगा, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य होगा। तो देख लेते हैं इस तीनों का एलसीएम क्या होगा, फिर क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेंगे। तो 35 14 21 यहां इस तरीके से कर दें, 7 पंचा 35 7 दूना 14 7 तिया 21, और अब हो गया 7 पंचा 35 दूना 70 तिया 210, ये हो गया 210। अब पूछ क्या रहा है, तो कम से कम कितने वृक्ष लगाए जाते हैं? बिल्कुल कम से कम 210। 210 से कम वृक्ष अगर होगा तो इन से कोई भी नंबर होगा तो उसमें इन तीनों से भाग नहीं लगेगा। और अब 2 से 10 के जितने भी गुणज है उन सब में इन सब से भाग लगना है। जैसे 420 है उसमें भी लगेगा 210, तो अपना आंसर हो गया। 420 अपना आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये सबसे कम नहीं है, सबसे कम 210 है। बाकी 1 नंबर और 3 नंबर तो ऐसे फालतू का ऑप्शन है। सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या है? यहां बस शब्द का अंतर किया है, रूढ़ संख्या। जो रूढ़ संख्या होता है उसी को हम लोग अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, और दूसरी तरफ रूढ़ के साथ हम लोग आमतौर पर यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या बोला करते हैं, संयुक्त संख्या। तो यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या या उसी को हम लोग भाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो नाम में इस तरह से है, तो नाम पता होने चाहिए। अलग अलग नाम अगर इस्तेमाल हो रहा है तो रूढ़ संख्या और भाज्य संख्या दोनों एक ही बात है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो क्या है, 2 है। अब ये सवाल है, 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है जो 6 से भाज्य है? मतलब 6 से भाग पूरा लग जाएगा, जो 6 से भाज्य है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100, 6 से भाज्य नहीं होगा। 101 ये भी नहीं होगा। तो 102 100, अब यहाँ 6 जोड़ते चले जाते हैं, 108 114 120, ये सब में 6 से भाग पूरा लगेगा। और लास्ट में 999 में नहीं लगेगा। क्यों? इसमें 2 से भाग नहीं लगता है। जिसमें 6 से भाग लगना हो उसमें 2 और 3 दोनों से भाग लगना चाहिए। 998 में क्यों नहीं लगेगा? या लगेगा, 2 से तो लग गया, 3 से इसमें भाग नहीं लगेगा। 9 9 18 26, 26 में 3 से भाग नहीं लगता है, तो इसमें अब 999 तो भाग 2 से नहीं लगेगा, तो अब बचा 996। इसमें 9 9 18 6 24, तो 3 से भाग लग गया, 2 से भाग लग गया, मतलब इसमें 6 से भाग लग जाएगा। तो 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या 996 है, जिसमें 6 से भाग लग रहा है। अब यहां से लेकर के यहां तक कितना संख्या है, यही गिनती पूछ रहा है। वो कैसे निकालेंगे?
तो यहां पर हम लोग समांतर श्रेणी जैसा एक कंसेप्ट जो 10वीं क्लास में दिया गया है 10th में, उसका इस्तेमाल करेंगे। उसको एपी भी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के साथ जीपी, फिर एचपी जैसी चीजें आती है, तो जीपी एचपी कभी फिर आएगा तो देखेंगे। फिलहाल एपी का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं और इस पर इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। एपी में क्या क्या बातें होती है, तो ये जो सबसे पहला, ऐसे इन चीजों को टर्म कहा जाता है, पद कहा जाता है। तो जो पहला पद है इसको बोलते हैं, उसके सिंबल देते हैं ए, और इसको बोलते हैं प्रथम पद। फिर इन दोनों के बीच में अंतर, इसी को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, और इसको डी से डिनोट करते हैं। और सारे जगह पर अंतर से बराबर रहेगा, 8 से 14, 108 से 114, 114 120, 6 का अंतर हर जगह रहेगा। इसको अंतिम पद बोल देते हैं। ये प्रथम पद है, अंतिम पद को एन नाम दे देते हैं। और टोटल कितने पद है, तो एन पद है, मान लेते हैं एन पद। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। जो अंतिम पद होता है, अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस जितना पद का संख्या उसमें से एक माइनस करना है और उसको डी से गुना कर देना है, सार्व अंतर से गुना कर देना है, तब ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में 4 चीजें हैं, 4 चीजें, एक चीज ए एन, दूसरा ए, तीसरा एन माइनस 1, ये तो फिक्स है, तो एन, और चौथा चीज डी। इन 4 में कोई 3 अगर दिया हुआ हो तो चौथे का वैल्यू उन 3 के जगह पर रख दिया जाएगा, तो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो यहां की दिया हुआ है ए एन बराबर 996, ए पर प्रथम पद ये भी दिया हुआ है 102, डी सार्व अंतर ये भी यहां मिला हुआ है 6। तो अब ये सब कुछ मिला हुआ है, एन का वैल्यू नहीं मिला हुआ है, तो एन का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू 996 बराबर 102 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 6। अब 102 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा, यहां लिखते हैं एन माइनस 1 6 बराबर 996 माइनस 102। अब 996 माइनस 102 करेंगे तो कितना होगा, 4 9 8, है ना, 894। और ये डी, ये 6 एन माइनस 1 के साथ गुना में है, तो एन माइनस 1 बराबर क्या होगा, यहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं एन माइनस 1 बराबर, तो 894 बटे 6, जो गुना में होता है वो भाग में जाता है, तो एन माइनस 1 बराबर हो गया, एन माइनस 1 बराबर 894 में अगर 6 से भाग देंगे तो 1 2 24, 6 चौको 24, 1 4 14 चौको 84, और ये 5 9 4 54, 149। तो n माइनस 1 बराबर 149, तो n बराबर 149, ये माइनस 1 है तो प्लस 1 उससे जाएगा, तो 149 प्लस 1 बराबर 150। तो इस तरह से n का वैल्यू मिल गया 150 और अपना आंसर निकल के आ गया इस सवाल का। ये एक नंबर लिखा हुआ है 4 पर पावर 61 प्लस 4 पर पावर 62 प्लस 4 पर पावर 63 प्लस 4 पर पावर 64 निम्नलिखित से विभाज्य है, इनमें से किससे विभाज्य है। तो 4 पर पावर 61 सब में है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, और यहाँ बचेगा 4 का क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64, ये हो गया 4 पर पावर 61 गुना 4 1 5, 16 5 21, 64 85। अब या 85 को 17 बचे 85 लिख लेते हैं, 4 पर 61 गुना 5 गुना 17। अब 4 पर पावर 61 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 17 से विभाज्य है, लेकिन इनमें से कोई भी इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में कुछ और नंबर सब है। तो क्या ये 11 से हो सकता है विभाज्य? 11 कहीं नजर आ रहा है, कहीं नहीं है ना, नहीं हो सकता है। 13 कहीं नहीं है, 13 से भी विभाज्य नहीं हुआ, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या से विभाज्य होने के लिए नंबर उस अभाज्य संख्या को इस
गुणनखंड में होने चाहिए। तो अब तो ये गुणनखंड है। 3 3 भी कहीं नहीं है। 4 पर पावर 61, 4 को अगर तोड़ेंगे भी तो क्या आएगा, 2 पर पावर 61 दूना 122 गुना 5 गुना 17, तो 3 नहीं होगा। और दूसरा बात, ये 10 से विभाज्य होगा। इस एक 2 को अगर इसमें 5 के साथ मिला दिया जाए तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 10 गुणनखंड में आ गया, तो 10 से ये विभाजित होगा, तो इसका आंसर हो गया 10। बाकी 3 ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, हम बाकी 3 ऑप्शन नहीं होगा कह करके ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या किसी भी संख्या को अगर विभाजित करता है तो उस अभाज्य संख्या को, जिस संख्या को विभाजित कर रहा है, उसके गुणनखंड में होने चाहिए होते हैं, अभाज्य गुणनखंड में। इसीलिए उसको अभाज्य गुणनखंड नाम भी दिया गया है। अब ये सवाल है, बाल दिवस के अवसर पर 250 बच्चों को बराबर संख्या में चॉकलेट बांटे जाने थे, परंतु उस दिन 75 बच्चे अनुपस्थित हो गए। परिणाम स्वरूप प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अधिक मिले, तो कुल कितने चॉकलेट बांटे गए? जो 3 अलग अलग नंबर है, एक नंबर ये 250, दूसरा 75, तीसरा 3। जब 250 बच्चों को बांटा जाना है, 75 बच्चा अनुपस्थित है, और इनकी अनुपस्थिति के चलते बाकी जो बच्चा है उन सबको 3 एक्स्ट्रा चॉकलेट मिल रहा है। बाकी कितना बच्चा है, तो 250 माइनस 75 बराबर कितना हो जाएगा, ये 175 है ना, 175 बच्चा। तो 175 बच्चों को 3 चॉकलेट एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो गुना कर देते हैं 3 से। 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, 1 तिया 3 2 5, 525। ये 525 एक्स्ट्रा चॉकलेट है, और ये 525 एक्स्ट्रा चॉकलेट किन के लिए है, इन 75 बच्चों के लिए। तो 75 बच्चों के लिए 525 चॉकलेट है, तो 250 के लिए कितना, तो 75 के लिए कितना, 525। एक के लिए कितना, 525 बटा 75। 250 के लिए कितना, एक एक नियम पर आ गए हम लोग, तो 525 बटा 75 गुना 250, जो भी होना होगा। तो कर देते हैं 25 तिया 75, 25 धन 250 है ना, और ये 17 तिया 51, 1 5 तिया 15, 175 गुना 10, तो 250 बच्चों के लिए कितना, 1750 चॉकलेट की आवश्यकता थी। एक्चुअली वहां पर 1750 चॉकलेट था सभी बच्चों के लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें हमने कहीं एक्स का इस्तेमाल नहीं किया, करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें क्या है। तो अगला सवाल देखते हैं। किसी स्कूल के प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या 24 है। नए विद्यार्थियों के नामांकन के बाद 3 नया सेक्शन शुरू किया गया। अब सेक्शनों की कुल संख्या 16 है। तो पहले कितना था, 13, तथा प्रत्येक सेक्शन में 21 विद्यार्थी है। अब 21 विद्यार्थी है, मतलब 16 गुना 21 बराबर, तो 16 गुना 21 कितना हो जाएगा, ऐसे करके देख लेते हैं। 6 और 6 दूनी 12, 1 1 2 6 3 और ये भी 3, 336 आ रहा है। तो अब 336 विद्यार्थी है ना। 16 सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन में 21 विद्यार्थी, तो 336 विद्यार्थी। अच्छा, शुरू से एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। किसी स्कूल के प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या 24 है। पहले का स्थिति जो था, जब 13 सेक्शन था तब एक सेक्शन में 24 विद्यार्थी हुआ करता था। तो 24 गुना 13 कितना हो जाएगा, 24 तिया 72, और ये 4 2, तो ये 2 7 4 11 1 2 1 3, 312। मतलब पहले 312 विद्यार्थी था, अब 336 विद्यार्थी थे। पूछ क्या रहा, कितने नए विद्यार्थी का नामांकन हुआ, तो 336 माइनस 312 बराबर 24। तो 24 नया विद्यार्थी स्कूल में, 24 नए विद्यार्थी का नामांकन स्कूल में हुआ है। तो ये 24 इसका आंसर हो गया। सवाल में कहीं कोई इशू नहीं है, इस तरह से ये सवाल हो रहा है इसमें, ठीक है, ओके।
तो आज के लिए ये सेशन ऐसे कंप्लीट हो गया।